हेलो दोस्तों। हाल ही में चल रहा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 2024 मेरे प्यारे दोस्तों 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। जितने भी मेरे को रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं इस वीडियो में हम डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अपना आज का जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में जो कि स्थित है, इस बैंक की संस्थापक का नाम जो है हमसे पूछा गया है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे वो ग्रामीण बैंक में दोस्तों जो कि बांग्लादेश में स्थित है इसके संस्थापक थे। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपकी 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों इस ग्रामीण बैंक में दोस्तों जो उद्देश्य जो था इसका वो क्या था वह भी आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य जो था वो ग्रामीण लोगों को उनके लिए उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्रदान करना और दोस्तों उन्हें कुछ ठोस वित्तीय सिद्धांत को सिखाकर जो है गरीबी से बचने में मदद करना उसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। इसके अलावा दोस्तों इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दोस्तों ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत दोस्तों शपथ प्रतिज्ञाओं के रूप से संबंधित है? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्यारे दोस्तों शपथ और दोस्तों प्रतिज्ञाएं जो है उनको शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जो भी रिलेटेड आपके एग्जाम में आने की संभावना है वो भी हम देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है दोस्तों वो शपथ या फिर अभिकथन के प्रकारों से संबंधित है। लेकिन दोस्तों हम देखने वाले हैं कि ये कौन कौन से प्रकारों से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, संसद के सदस्य के रूप में भी ये जो है इसमें शामिल है और दोस्तों केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो है इसमें शामिल है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी जो है इसके प्रकारों से ये तीसरी अनुसूची संबंधित है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अपन देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रकारों से और संबंधित रखती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप से भी ये जो है संबंधित है। इसी प्रकार से दोस्तों राज्य विधायिका के सदस्य के प्रकार से भी ये संबंधित है। और दोस्तों नेक्स्ट जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभिकथन से भी ये क्या है संबंधित है और राज्य के मंत्री से संबंधित है। इस प्रकार से जो है तीसरी अनुसूची जो है संबंधित है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। पहली अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों के नाम से संबंधित जो होती है वो पहली अनुसूची होती है। और दोस्तों यदि बात की जाए दूसरी अनुसूची की तो प्यारे दोस्तों दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है वो भारत के राष्ट्रपतियों और दोस्तों भारत के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो भी परिलब्धियां होती हैं, जो भी उनके भत्ता होता है और दोस्तों और विशेषाधिकार से संबंधित जो प्रावधान होता है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से यदि दोस्तों बात की जाए तीसरी अनुसूची के बारे में तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। प्यारे दोस्तों तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो है न्यायाधीशों सहित निर्वाचित अधिकारियों के लिए कार्यालयों की शपथ और अभिकथन जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए चौथी अनुसूची के बारे में तो प्यारे दोस्तों चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्यसभा की जो सीटों के आवंटन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि पांचवी अनुसूची से संबंधित देखें तो पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन और नियंत्रण का जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए छठी अनुसूची के अंतर्गत तो छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है। छठी अनुसूची जो है वो कौन से प्रावधान से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जितने भी राज्य हैं दोस्तों इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन के रूप में जो प्रावधान है वो जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए सातवीं अनुसूची के अंतर्गत तो सातवीं अनुसूची में जैसा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों जो सूची हैं ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से यदि दोस्तों बात की जाए आठवीं अनुसूची की तो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी आधिकारिक भाषा होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी होती हैं
वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान आते हैं, जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं और कुछ विनियमों के जो सत्यापन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, वो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से यदि बात की जाए 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए 11वीं अनुसूची के बारे में, तो 11वीं अनुसूची जो होती है वो पंचायतों की जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी उनके अधिकार होती हैं, यानी जितने भी उसके पोजीशंस होते हैं, जो भी उसका पावर होता है और जितनी भी उसकी जिम्मेदारियाँ यानी कि दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले इसमें जो शक्तियाँ होती हैं, जो पावर होती हैं और दोस्तों प्राधिकरण होती हैं और नगर पालिकाओं की जितनी भी दोस्तों जिम्मेदारियाँ होती हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने जो है जितना भी इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अब दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना क्या है, प्रथम बार जो है पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने कहाँ पर घोषित किया था। अब दोस्तों इसका सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, लाहौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जिसे आईएनसी का जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसका जब स्थापित किया गया था दोस्तों, वो कब स्थापित किया गया था, तो सन 1885 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया था, स्टेबलाइजेशन किया गया था। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म आईएनसी से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए आईएनसी का पहला सत्र जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था, सन 1885 में हुआ था। 28 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। और दोस्तों किसके बीच हुआ था, किसके द्वारा जो है इस जो आईएनसी का जो पहला सत्र हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में दोस्तों ये आईएनसी का पहला सत्र जो है बॉम्बे में दोस्तों 28 से 31 दिसंबर 1885 तक ये चला था। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कोच्चिन ऐसा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब दोस्तों इससे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वह भी हम देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता होना चाहिए कोचिन बंदरगाह, या फिर दोस्तों इसको जो है अपन कोची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे दोस्तों ये जो है दोस्तों अरब सागर यानी कि लक्षद्वीप सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में दोस्तों ये जाना जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इससे रिलेटेड 2 द्वीपों पर स्थित ये है, कौन कौन से द्वीपों पर स्थित है, जैसा कि दोस्तों एक तो हो गया वेलिंगटन द्वीप और दोस्तों वल्लार पद्मनम द्वीप, इन 2 द्वीपों पर ये स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप सागर पर खुलने वाले जो फोर्ट कोची नदी के मुहाने की ओर जो है ये बंदरगाह स्थित है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए पारादीप बंदरगाह की, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पारादीप बंदरगाह जो है वो ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। ओडिशा का जगतपुर सिंह जो जिला है उसमें स्थित है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट यदि बात की जाए तो भारत के पूर्वी तट पर एक दोस्तों ये पारादीप बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है ये गहरे पानी का बंदरगाह भी है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको रिमेंबर करना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए मैंगलोर बंदरगाह की, तो प्यारे दोस्तों मैंगलोर बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कालीकट बंदरगाह की, तो कालीकट बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है, तो भारत के केरल राज्य में जो है कालीकट बंदरगाह स्थित है।
इसी प्रकार से दोस्तों हम जान लेते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह में से कृष्णपट्टनम बंदरगाह दोस्तों पूर्वी तट पर जो कि स्थित है, एक भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कांडला जो है पश्चिमी तट पर दोस्तों भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के गुजरात राज्य में कांडला पश्चिमी तट पर जो है बंदरगाह स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए मोरमुगाओ पश्चिमी तट पर दोस्तों भारत के कौन से राज्य में स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए एन्नोर पूर्वी तट पर जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर जाते हैं, तो अपना जो है पारादीप पूर्वी तट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पारादीप पूर्वी तट दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। अब दोस्तों यदि बात की जाए कोच्चि पश्चिमी तट की, तो कोच्चि पश्चिमी तट जो है वो केरल राज्य में स्थित है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं JNPT पश्चिमी तट जो है ये जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए तूतीकोरिन पूर्वी तट जो बंदरगाह है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है तूतीकोरिन पूर्वी तट स्थित है। अब दोस्तों यदि बात की जाए भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है जो कि ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए कोलकाता का जो पूर्वी तट पर स्थित है वह कौन से राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों भारत का जो प्रमुख बंदरगाहों में से चेन्नई पूर्वी तट जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु जो है वो चेन्नई पूर्वी तट में स्थित है। और दोस्तों यदि बात की जाए मैंगलोर पूर्वी पश्चिमी तट जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों 16 अक्टूबर के जितने भी मेरे को क्वेश्चन मिले हैं उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज किया है। अब दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में एक बेल आइकन यानी कि दोस्तों एक घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस इसी प्रकार से आपको जो है SSC MTS एंड हवलदार एग्जाम का एनालाइज जो है वो लगातार मिलता रहेगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।